हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा जेकेएसएफपी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम का आज पेपर हुआ था 28 जनवरी को। तो उसी का मैं अकाउंट सेक्शन का एनालिसिस वीडियो ला रहा हूँ। तो मेरे पास जो अभी सेट है ये परहैप्स सेट नंबर ए है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपके अगर डिफरेंट सेट्स होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे अकाउंटिंग का सेक्शन है। और क्वेश्चन नंबर्स में भी आपके यहाँ पे डिफरेंट होंगे, तो मैं क्वेश्चन को एक एक करके ले लूंगा और उनका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होगा वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। चलो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट इज, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन आया था। तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं उस पर क्वेश्चन आया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज इन द टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट। आप प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो होनी ही होनी है। जैसे आपकी फैक्ट्री का रेंट है, वो तो लगेगा ही लगेगा 1 लाख, चाहे आप कुछ बना लो फिर या ना बना लो वो तो लगेगा ही लगेगा। तो दैट डजंट चेंज। जब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है। तो इसका करेक्ट पार्ट आंसर है सी पार्ट। तो आप अपने अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। तो ओवरऑल पेपर का क्या रहेगा कट ऑफ, या हमारी फैकल्टी से तो क्या फीडबैक है, या इस क्वेश्चन पेपर का भी क्या फीडबैक है मेरे हिसाब से कितना सेफ स्कोर है, तो वो मैं बाद में बता दूंगा। बट पहले जिस बच्चे को सिर्फ ये दिखना है कि किसका क्या आंसर आएगा तो उनके लिए ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, अगेन बैक कॉस्ट अकाउंटिंग में आया था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला क्वेश्चन था, दूसरा भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आया था कि प्राइम कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है। तो वो मैं, अगर आपको मेरी बुक अच्छे से देखी होगी तो वहां पे बता दिया था। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक चार्ट बना दिया था लिंक करके, दैट्स इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया था, यहाँ पे परचेज दिया था। आपको क्या दिखना है? जो कंज्यूम किया था, जो फूड्स आपने बना दी उनकी प्राइम कॉस्ट कितनी है। तो उन पे डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा? 90,000। प्लस उस पर डायरेक्ट लेबर कितना लगा? वो 60,000। प्लस उस पर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो गए? 90 प्लस 60 प्लस 20, दैट्स 1,70,000। तो इसका भी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आ गया था सब्सिडरी बुक से, आप बोल सकते हो ये सब्सिडरी बुक से आ गया था, या लेजर से भी बोल सकते हो। मतलब बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा। सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो आप कहाँ पे बना दो? तो अगर आप देखो जाए तो वो उनका परचेज लेजर में होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते थे आपको। चलो वो हो गया, टाइम जो हो गया। ये परचेजेस आप क्रेडिटर से कर लेते हो, सप्लायर से कर लेते हो, तो उनके वो उनकी डिटेल जो है वो आपको परचेज लेजर से मिल जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का अभी तीनों का आंसर सी पार्ट आ रहा है। उसके बाद बुक कीपिंग इज द रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग। तो असल में है कि हम प्राइमरी बोलते हैं, ये प्राइमरी स्टेज है। तो इन्होंने प्राइमरी नहीं रखा था, यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ रखा था, सेकेंडरी रखा था थर्ड फोर्थ। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बिकॉज इसको हम प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी पार्ट। बाद में देखते हैं वो क्या बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। तो एसेट को पता है फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पे कैपिटल की जगह इक्विटी लिखा गया था, बट यस इसका करेक्ट आंसर है अगेन सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस कुछ डिटो हमारी बुक में या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आए थे या डिटो बुक से थे, बट उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द बैलेंस शीट? इसका करेक्ट आंसर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन शायद पंचायत अकाउंटेंसी में आया था और ये बुक में डायरेक्टली एमसीक्यूज में भी आपको मिल जाता है, या जिसको भी पता होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो उसको ये आंसर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, विच कंसेप्ट suggests the exclusion of human resources. Since we cannot measure them with the money, the correct answer is money measurement concept. उसके बाद एक वॉचर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है। तो इसमें जिसको भी वॉचर्स का आंसर होगा तो वो इस पे मतलब कॉमन सेंस से, अगर उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था उसने तो कॉमन सेंस से उसको जवाब दे सकता कि यार वॉचर में, अकाउंटिंग वॉचर जो होगा तो उसमें सब चीजें तो लिखनी चाहिए, आपको वेरीफाई करनी चाहिए डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपका। उसके बाद के ऑथराइज सिग्नेटरी ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर लिया है और कौन सा वॉचर मुझे यूज करना है, डेबिट वॉचर यूज करना है, क्रेडिट वॉचर, उसको बताना। उसके बाद वो अकाउंटिंग वॉचर पास करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर था डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? आपने एंट्री करनी है तो आपके पास क्या प्रूफ होगा कि आपने कोई पेमेंट कर लिया है? तो जब आप किसी को पेमेंट करोगे उस बंदे ने अगर आपको रिसीट दी होगी तो दैट कैन बी कंसिडर्ड आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शंस कि दैट इज द प्रूफ ऑफ पेमेंट। मैं दूसरी तरफ से मैंने पेमेंट कर लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
हमारे यहाँ ना हम कोई क्लेम कर लेते हैं अपने कंपनी में कि अगर मैंने कोई खर्चा किया, वो प्रूफ क्या देखते हैं वहां पे कि भाई मैंने जो पेमेंट कर लिया, मैं अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ ये मैंने पेमेंट कर लिया। बट यहाँ पे चार ऑप्शन में क्या आएगा कि अगर मैं उसको दिखा पाऊंगा कि देखो भाई उस बंदे ने मुझे रिसीट दे दी है, तो मैं कहूंगा कि हाँ ये प्रूफ ऑफ पेमेंट है। आपने अपनी फीस भरी है तो आपको पापा को बोले कि फीस भरी है नहीं भरी है, आप प्रूफ क्या दिखाओगे उसका, रिसीट की। तो यहाँ पे बिजनेस के एंगल में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने किसी को पेमेंट किया, उसके लिए प्रूफ क्या, उसने जो मुझे रिसीट दिया होगा। यहाँ पे नॉर्मली कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई अगर मुझे मिला होगा बिजनेस को पैसा तो मैं तब रिसीट दूंगा, वो ठीक है। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है उस एंगल से सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, बट मेरे हिसाब से उस एंगल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब कि आपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन, आपने पेमेंट प्रूफ, आपने पेमेंट कर ली, उसका प्रूफ क्या होगा, उस बिजनेस से जो आपने रिसीट दिया, रादर देन की जो रिसीट आपने इशू कर लिया। आप भी रिसीट इशू करते हो जब आप रिसीट ऑफ मनी होता है, बट यहाँ पे जो प्रूफ माना जाएगा दैट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ के जब आपने किसी को पेमेंट कर ली, उसने जो आपको रिसीट दिया था, दैट रिसीट विल बिकम द सपोर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रूफ ऑफ द पेमेंट व्हिच यू हैव मेड टू दैट एंटिटी। तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा ए पार्ट। लेट्स सी वो क्या बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से इस एंगल से क्वेश्चन बनता है और फिर इसका आंसर रिसीट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में बोला, कैश डिपॉजिट शोन। बैंक स्टेटमेंट मतलब जो आप बैंक का पासबुक लाओगे वहां पे जो आपने कैश डिपॉजिट किया होगा उन्होंने किस तरफ दिखाया होगा, बैंक ने। जो आपने अपने कैश बुक में डेबिट किया होगा, बैंक ने वो क्रेडिट किया होगा। तो बैंक ने उसको क्या किया होगा, क्रेडिट साइड में दिखाया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। उसके बाद क्या, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, मैं इसको इलॉजिकल क्वेश्चन पूछता था, बट दिस बोर्ड इज इलॉजिकल एंड इन्होंने इसको एग्जाम में भी पूछ लिया। एंड यहाँ पे मैं पब्लिकली एक लड़के को माफी मांगूंगा, जब रिसेंटली हो सकता है वो अभी वीडियो देख रहा होगा, रिसेंटली उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था जल्दबाजी में, मैंने भी देखे उसको सी बोल दिया। मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, हालांकि मैंने उसको डिपॉजिट ट्रांजिट एक्सप्लेन कर दिया, बट मैंने ऑप्शन अच्छे से नहीं दिखे। बट सिंस अभी पेपर में आया तो मैंने अच्छे से देखा, तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर आता है मेरे हिसाब से। बट मैं बताता हूँ मैंने उसको सी क्यों बोला था। अब एवरेटली मुझे लगता है कि उससे ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, एंड मैं उसे सॉरी बोल रहा हूँ आउटराइटली, मतलब ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म में उसको सॉरी बोल रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल, ऑप्शंस को इनफैक्ट ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं तो पहले इसको इलॉजिकली बोल देता, बट अब आ गया। अब अगर देखेंगे भी डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट कर लिया, बट अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया आपको। यूजुअली कैश आपने अकाउंटेंट को भेज दिया, कैश तो उसी दिन जमा होता है, बट चेक के केस में क्या होता है, चेक के केस में आपको टाइम लगता है। अगर आपकी किसी और बैंक की चेक है तो उसमें टाइम लगता है, एक दो दो दिन 3 दिन। सपोज आपने कोई चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दी 29 जनवरी को, बैंक बंद था जो भी था, और अब देख रहे हो फर्स्ट तक क्या हो गया कि बैंक ने आपको क्रेडिट नहीं किया है। तो अब क्या होगा, सॉरी माई मेरे पेन खराब हो गया तो उस चक्कर में ये एरर आ रहा है। तो सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि डिपॉजिट प्रोजेक्ट में अब क्या होगा कि आपने अपना जब कैश बुक बनाते हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो बैंक बैलेंस आपने बढ़ा दिया है यहाँ पे। बट बैंक में ये चीज बैलेंस नहीं बढ़ा होगा, तो जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन करोगे, तो अगर आपका, अब क्या करोगे ऑप्शन, यहाँ पे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात नहीं आ रही है, बट आपको अब एक एक करके ऑप्शन एडेड टू बैंक बैलेंस। तो इट मीन अगर आप बैंक स्टार्टिंग पॉइंट को तो आप इसको ऐड करोगे तो आंसर इज यस, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए आता है। बट मैंने उस लड़के को सी क्यों बोला था, या अगर किसी ने सी लिखा था तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। अगर हम इसको देखो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। कायदे से ये माने भी निकलता है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक को लेते हो, तो वहां पे जो कैश बुक में आपका बैलेंस आ रहा है उसमें तो माइनस करोगे, बिकॉज यहाँ पे ऐड हुआ है, कैश बुक में ऐड हुआ है, बैंक में ऐड नहीं हुआ है। अगर आप कैश बुक को ठीक करोगे तो कैश बुक से माइनस करोगे, और अगर आप पासबुक को ठीक करोगे तो पासबुक में ऐड करोगे। बट आई थिंक दे विल गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एज ए। बट देर आर चांसेस कि इसका आंसर सी भी आ जाएगा, मतलब फिर बोथ आ जाएंगे। ए तो पक्का ही पक्का है, सी के भी 50 से ज्यादा परसेंट चांस है। ये अगर हम एज्यूम करेंगे भाई, जब हम बोल रहे हैं कैश बुक बैलेंस बीआरएस बना रहे हो, तो हम इतना बोल रहे हैं कि बैंक कॉलम की बात हो रही है। बट अगर एसएसबी क्या बोलते हैं कि ये प्ली लेता है कि भाई मैं जब कैश बुक बैलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं तो कैश कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो वो इसको फिर उल्टा पुल्टा करके बोल देगा कि भाई इसमें सी नहीं आएगा, ए आएगा। बट उसमें भी कहीं ना कहीं गलती फिर एसएसबी की ये है भाई, जब हम
डीआरएस बना तो हम तो इसी की बात कर रहे हैं ना, कैश बुक का जब हम बोलते हैं कैश बुक बैलेंस तो वहां पे इंप्लाइड है कैश बुक में जो आपका बैंक का बैलेंस दिखता है वो वाइजा वाई जो आपका पासबुक में बैंक बैलेंस है। तो ए और सी दोनों इसके आंसर्स बन सकते हैं। तो उस लड़के को मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ कि बिकॉज ए मुझे बताना चाहेगा तब भी कि ए भी आ सकता है, मैंने उसको सी ही बोला, बट अगर अब किसी और ने भी सी लिखा है तो वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। तो ये कहते हुए कि भाई जब हम बोल रहे हैं कि कैश बुक बैलेंस तो इतना तो इंप्लाइड है ना कि मतलब बैंक बैलेंस की बात, बैंक रिकंसिलिएशन में आप बैंक कॉलम को कैश कॉलम को लेके बात कर रहे हो तो ए भी आएगा सी भी आएगा। तो अब डिपेंड आप इस पर क्या आंसर लेते हो। ए शायद वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलेंगे बट ए एंड सी बी बन जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, मेरा पेन एक्चुअली खराब हो गया है, तो उस चक्कर में ये लाइंस लग रही है, इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ चेक विच टाइप ऑफ चेक इज विच इज इशूड बाय अ फर्म बट नॉट एट प्रेजेंटेड। अगर अनप्रेजेंटेड चेक होता तो सारे इसका आंसर सही बोलते, बट अनप्रेजेंटेड चेक का दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग चेक भी। आपने चेक किसी पार्टी को दे दिया, यू आर द पेयर, दैट पर्सन इज द पेयर, बट उसने अभी एनकैशमेंट के लिए बैंक में नहीं डाला, तो उसको आउटस्टैंडिंग चेक भी बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम है अनप्रेजेंटेड। अनक्रेडिट और अनकलेक्टेड हम इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो चेक्स हमें मिली होती है वो हमने डाली होती है, वो अगर तो अभी कलेक्ट नहीं हुए या क्रेडिट नहीं हुए वो अनक्रेडिट बोलते हैं, बट जो हमने इशू चेक किए होते हैं उनमें हम अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, आउटस्टैंडिंग। इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, आउटस्टैंडिंग। तो मेरा इनफैक्ट पेन जो है वो काम करना बंद कर लिया, तो मैं कर्सर के थ्रू यूज कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये हो गया, इसका आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 ये लास्ट टाइम फॉर्म में भी आया था। पब्लिक पीएफएम इसका फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग स्कीम सिस्टम। तो ये डिटो मतलब ये हर किसी बच्चे को आएगा जिसने पीएफएम था। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस पोजीशन प्रोड्यूसर फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंट रिकॉर्ड, तो ये भी हर बच्चे को आता होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बार बार पूछा गया था, हमने लास्ट टाइम किसी एग्जाम में भी आया था, पंचायत एफ के पहले एग्जाम में भी, और हमने भी मॉक टेस्ट में पूछा था और नोट्स में भी इजीली कवर था। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें किसी बच्चे को गलती लग सकती है। व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर। अगर आपने पार्टनर को चार्ज करना है तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या करोगे। पहले आप एंट्री करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले पार्टनर को डेबिट करोगे। तो अगर करंट अकाउंट होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो आप एंट्री करते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेते हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में, फिर एंट्री करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, वो फर्म की दिखनी होती है। तो अगर फर्म की करंट अकाउंट बना होता है तो पार्टनर करंट अकाउंट में आप उसको डेबिट करते हो। और अगर अब यहाँ पे आप देखो क्या है, करंट अकाउंट में अगर डेबिट दिया होता है, डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो वो आ जाता। बट इसने क्या लिखा है, नॉट शोर इन करंट अकाउंट, तो इसने लिखा नहीं है। बट अगर देखो करंट अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो उसमें डेबिट तो होगा। क्रेडिट टू पार्टनर्स का क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं होगा। डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द आंसर इज यस, ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। मतलब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली पार्टनर में एंट्री करनी हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो उससे चार्ज कर लिया एंड देन इंटरेस्ट को फिर होंगे। तो इसमें सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 44 का मेरे हिसाब से सी पार्ट आएगा। अब कोई बोलेगा कि नॉट शोन इन करंट अकाउंट भी तो गलत है, बट अगर कोई एक और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, जिस तरह से मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया था कि शायद ऐसा भी बोलेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ए बनता ही था, दूसरे में फिर भी चांस थे कि कोई ऐसा इम्प्लीकेशन मतलब निकालता है। मैंने भी लास्ट टाइम एक मॉक में ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी, बट उसमें फिर भी क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्लैरिटी मिसिंग है कि कैश बुक बैलेंस की बात जब हो रही है तो इट्स इंप्लाइड कि कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है। एनीवेज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, 44 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 का एम एंड एन आर टू पार्टनर शेयर, ये लास्ट टाइम मैंने करा लिया था, फार एग्जाम से पहले कराया था, और ऐसा ही क्वेश्चन फिर फार एग्जाम में भी आया था, तो जिन्होंने तब किया था वो अभी भी इसको कर पाते। अगर आपने नए पार्टनर को 1/5 शेयर किया तो बचा कुचा प्रॉफिट जो है वो दो पार्टनर किस रेशो में ले जाएंगे, 3:2 रेशो में। तो सिंपली बात है, अगर आप इसको मैथमेटिकली भी टाइम नहीं था करने के लिए पूरा कि 4/5 वो 3/2 में लेंगे तो उसको 12 मिलेंगे, उसको 8 मिलेंगे, ऐसे भी कर सकते थे। इसमें इसको 5 मिल रहे हैं 1/5, तो इन सबका टोटल करते जो 25 आते हैं, 25 में 1/5 आता तो बी पार्ट आंसर आता। तो वो दूसरे तरफ 25 में से 5 इसको मिलेंगे, दैट इज 1/5 ऑफ 25, और बाकी जो है 3:2 में करेंगे तो इसको 12 मिलेंगे, इसको 8 मिलेंगे, इसको 5 मिलेंगे, ठीक है ना। तो 12:8:5 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। उसके बाद फिर क्या है 46 का,
द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम जनरल टू लेजर, इसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने शायद लास्ट वाले इसमें भी मॉक में भी इसको पूछा था। उसके बाद था फाइनेंशियल कंट्रोल्स और इरेगुलेटरीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चेक करने के लिए जो आप ऑडिट करते हो उसको आप इंटरनल ऑडिट बोलते हो, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो मुझे लगता है ये आपका सिलेबस से बाहर वाला क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में कहीं पे भी रेशियो एनालिसिस करके चैप्टर नहीं था, और ये जो चैप्टर क्वेश्चन है ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर से है, ये आपके सिलेबस से नहीं था। बट अगेन, इनकम्पिटेंट बोर्ड, इनकम्पिटेंट ऑफिशियल्स, नॉनसेंस ऑफिशियल्स, तो इट्स एम्प्लॉयड। मतलब आप देखो ना, इस क्वेश्चन में जस्ट देख रहा था 1 to 10 साइंस पूछा है, एंड देन अगेन 100 to 110 साइंस पूछा है, जबकि आपके सिलेबस में 10 मार्क्स है साइंस के। इससे ज्यादा जलील बोर्ड क्या हो सकता है। तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा कॉमर्स का बच्चा उसको ये एडवांटेज मिला होगा, और नॉर्मल किसी बच्चे ने अदर कॉमर्स शायद ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, या अगर कभी और पढ़ा होगा। तो इट्स समथिंग जो मैं बोलता था कि you have to prepare for that 90% of the syllabus, that 10% which is contingency, जो कभी पूछ सकते हैं। मतलब 90% सेंस कि आपको उस हिसाब से करना है, प्लस माइनस कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप जितनी भी मेहनत करोगे वो शायद उस में से नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए आपको फिर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इट वाज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो का करेक्ट आंसर होता है। अब बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, तो आप उसको बोलते हैं इट्स अ कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक लेजर, ये सिंपल है, उसी की कॉपी होती है जो कस्टमर का बैंक अकाउंट होता है, उसी का वो होता है। ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, ये भी हमने डिट्टो क्वेश्चन मैंने अपने मॉक्स में भी डाला था, और उससे पहले मैंने अपनी बुक में भी डाला था, और पढ़ाते वक्त भी पता था। जो लेजर्स आपका ठीक बने, तो कोई इसको जर्नल भी बोलता है, बट मेजरली इसका जो आंसर था लेजर्स के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और सिंगल एंट्री सिस्टम भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्मॉल कंपनी, स्मॉल जो बिजनेस होते हैं वो बनाते हैं, सोल ट्रेडर्स बनाते हैं। जीएसटी द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, ये परसों में जो मैंने मॉक टेस्ट 2 किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन बेस्ड, वहां पे भी लगभग 51 या 52 के नंबर पे ये क्वेश्चन आ रहा था। अगेन क्वेश्चन नंबर 53 आई कंसीडर टू बी आउट ऑफ सिलेबस। एक मैंने ऊपर बोला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 48 वाज आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 53 अगेन इज आउट ऑफ सिलेबस। दिस इज, ये हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ते हैं, वहां पे क्वेश्चन है। इतना डेप्थ में अगर आप जाके पूछ लोगे ना, तो फिर बातें बहुत उधर जाती है। मतलब वो इसको जस्टिफाई करेंगे कि सिलेबस में ही था, कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है। अरे यार उल्लू को बेटो, कॉस्ट अकाउंटिंग इतना मतलब वास्ट है। फिर उसमें फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अलग है, नॉट दैट फाइनेंशियल में जो उसने फाइनेंस पंचायत में भी रखा था सिलेबस में, वो तो विद रेस्पेक्ट टू अलग तरह की फाइनेंस में, फिर वहां पे भी इतना डेप्थ में पूछना तो डजंट मेक सेंस। बट दिस इज हाउ अनप्रेडिक्टेबल दिस बोर्ड इज। तो फाइनेंशियल लेवरेज का क्वेश्चन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द एबिट। तो ऑनेस्टली यार, ये सीए इंटरमीडिएट में हम पढ़ाते हैं, तो इस लेवल में मुझे इसको समझाना भी टाइम ही जाया हो जाएगा। तो फाइनेंशियल लेवरेज में बेसिकली हम अगर डेट में पैसा ले रहे हैं, वहां से हमें कुछ फायदा हो जाता है, टैक्स का सेविंग होता है, और तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज ले लेना। तो उसमें हम देखते हैं ईपीएस डिवाइड बाई ईबिट इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट होना चाहिए। अगेन आई थिंक जिसने तुक्का लगाया होगा या कॉमर्स का कोई बच्चा होगा, कॉमर्स पे भी शायद कॉस्टिंग पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। 12th लेवल का बच्चा इसको नहीं कर सकता है। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस बैंक व्हेन इट्स पास्ड, ये हमने अपने उसमें पूछा था, ये हमारी बुक में अमरजीत सर ने भी कहा था, और हमारा एमसीक्यू भी ऐसा था। जब बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन साइंड बाय द प्रेसिडेंट जो होता है, तब जो होता है मतलब एक फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनता है। उसके बाद फिर इनकम विच अराइज आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया सेक्टर इन द केस ऑफ, जब आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट पढ़ते थे, तो उसमें अमरजीत सर ने आपको बोला था कि ये क्यों हम करते हैं ऐसा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक है, एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो अमरजीत सर ने आपको ये बता दिया था कि एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, दैट इज वाई हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ही था, बट मतलब वही था। जो एक्यूर और आउटसाइड इंडिया होगी, जो आल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया, वो भी टैक्सेबल है, बिकॉज उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। विराट कोहली अगर ऑस्ट्रेलिया गया खेलने, वहां से जो उसको पैसे मिलेंगे, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, दो दे हैव been received there, they have arrived in there, but still that will taxable because Virat Kohli is a resident and ordinary, his global income will be taxable in India. Which of the following is included in the definition of goods as defined under section 2 subsection 42 of the CGS? इसका करेक्ट आंसर है एक्शनेबल क्लेम, बट अगेन आई फील क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में कि इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए था,
कि आप गुड्स की डेफिनेशन पे जाओगे, फिर बाकी सब चीजों में जाओ, तो वो बात फिर बहुत लंबी जाती है। बट अगेन यस, दे कैन से इज विद इन द सेल्फ। यार जीएसटी के बारे में इतना बेसिक तो पूछते, गुड्स में क्या क्या आता है? द गुड्स में एक्शनेबल के मनी, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ये गुड्स में नहीं आते हैं। ये मनी का आप ट्रेड करते हो तो क्या उस पर जीएसटी लगे रहते हो, बट एक्शनेबल क्लेम्स आपने किसी को आपने डेट्स बेच दिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी डेट को जब हम किसी सरफासी में, किसी और में, किसी और कंपनी को बेच दो आपने डेट्स को, तो उस पर आपको जीएसटी लगता है। ये अलग कंसेप्ट है। दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ द जीएसटी, बट मनी, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, दे आर नॉट गुड्स बेसिकली, ठीक है ना। आप सिक्योरिटी इशू करते हो तो आपको जीएसटी लगाता है, बॉन्ड इशू करते हो आपको जीएसटी, मनी किसी को देते हो उस पर जीएसटी नहीं लगाते। बट एक्शनेबल क्लेम्स आपने अपने एक्शनेबल क्लेम्स किसी और को दे दे, अपने डेट्स बेसिकली आपने डेटर्स को भी बेच दो आगे उन कंपनीज को, वहां पे भी जीएसटी लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, एंड क्वेश्चन नंबर 57 अगेन, मतलब इतना डेप्थ में आप जाओगे ना तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक तो था कि आप डिडक्शन पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे डिडक्शन भी नहीं है। यहाँ पे फिर आपको क्या एग्जाम्पशंस मिलती है, क्या इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट, वो भी बहुत डेप्थ में जाके इसने पूछा था। और वो तो ठीक है, पूछा था बट ऑप्शंस गलत दिए, तो क्वेश्चन नंबर 57 उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है 60%। ये क्या बोल रहा है? अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस रेफर टू सेक्शन 8 शैल बी एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एफर्ट अमाउंट पेबल। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 40-60% ये एग्जाम होता है। मतलब आपने एनपीएस में जो पैसा लगा लिया होता है, जब आप रिटायर होते हो वहां से, जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हो, तो आपको कितना एग्जाम हो जाएगा? तो आपको 60% जो है आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एग्जाम होगा, और 40% की फिर आपकी एनुइटी बनेगी। तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है शैल बी एक्सटेंड टू द टोटल ऑफ अमाउंट पेबल, दैट इज 60% इसका होना चाहिए। इन्होंने शायद ये 40% आंसर देंगे, बट मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है 60%, और ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, गुडविल ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू 30,000। एक्स और वाई की अगर गुडविल 30,000 है, जेड को लाया गया है, तो उसका शेयर 1/4 है, उसका शेयर 1/4 है। तो उस केस में उसको कितना लाना पड़ेगा? इसने बी रखा था, मतलब उनकी बुक्स में गुडविल हो रही है 12,000, उसका वो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल का कोई लेना देना नहीं होता उसके साथ। तो उसको सीधे 30,000 वैल्यू ऑफ गुडविल है, उसको उसका 1/4 लाना पड़ेगा। तो 1/4 इज इक्वल टू 7,500। तो जिस जिस बच्चे ने इसका सी पार्ट लिखा है उसका आंसर सही है। एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का स्टेटमेंट शायद ये क्वेश्चन बनता है। बट यस, अब दोनों चीज को देखें। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट द सोर्स। इसको मैं ऐसे ले रहा हूं कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप उसको टैक्स काटोगे। बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 195 में आप उसका टैक्स काटोगे, बिल्कुल ठीक है। if in tax has been deducted at source, अगर if tax has not been deducted at the source, अगर मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया at source, the amount paid as well as interest will not be allowed as deduction in computed income। तो जो आपने अमाउंट पे किया इंटरेस्ट will not be allowed as deduction, ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से करेक्ट है। बट क्या बी, जो बी पार्ट है रीजनिंग जो है, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है? द आंसर इज नो। ये करेक्ट, ये अलग प्रोविजन है, वो अलग प्रोविजन आपको काटना है। आप एसएससी डिफॉल्ट माने जाओगे और फिर जाके आपको डिरेक्शन में वो अलग सेक्शन बोलता है। तो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादा मैं कंपिटेंट नहीं समझता हूँ, अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में कुछ और तरीके से देखना होता है, बट मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी आना चाहिए, पर इसमें मैं रिजर्वेशन रखता हूँ। बट मैं इतना बोलूंगा, ए भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से बी इज नॉट द एक्चुअल रीजनिंग ऑफ द ए, ठीक है ना। इसमें हो सकता है किसी का कोई और ओपिनियन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 इन्होंने पूछा है, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, ये आप मैथमेटिकली भी कर सकते थे। अगर आपको थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग का आंसर था, आता था, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी आती है, तो आप इसका आंसर मैथमेटिकली भी कर सकते थे। हालांकि अगेन ये बहुत डेप्थ में जाकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बट है बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो द आइडिया वाज, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। अगर आपको 1,80,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो आपको कितने गुड्स बेचने पड़ेंगे? देखो, सेलिंग प्राइस आपका 25 है, आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग के बनाने के 12 रुपए खर्चा होता है, उसको बेचने के आपको 3 रुपए खर्चा होता है। तो अगर आप देखोगे एक आइटम पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 10 रुपया कमा रहे हो, 25 - 15, एक एक आइटम पे आप 10 रुपया कमा रहे हो, ठीक है। बट ये तो आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो 10-20 रुपया मिलेगा, आप मार्जिन आपका जो है 10 रुपया, बट आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है? फैक्ट्री का ओवरहेड है 5 लाख, सेलिंग कॉस्ट है 3 लाख, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 8 लाख है। तो अगर आपको 1,80,000 का प्रॉफिट कमाए, तो आपको कितना रिकवर करना पड़ेगा? ये 8 लाख तो आपको कमाना ही कमाना पड़ेगा, प्लस 1,80,000 कमाना पड़ेगा। तो दैट इज 8 लाख प्लस 1,80,000, 9,80,000 आपको कमाना पड़ेगा। तब आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आएगा। 9,80,000 कमाने के लिए आपको कितने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, जबकि आपको एक प्रोडक्ट में 10 रुपए का प्रॉफिट होता है? तो 9,80,000 डिवाइड बाई 10, दैट इज 98,000। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द अकाउंटेंसी पार्ट।
कुछ क्वेश्चंस अब जैसे मैं समराइज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 57 में मेरे हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि 60% आपका एग्जाम होता है तब उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। अब इस पे वो क्या पूछेंगे या कोई और ओपिनियन होगा, मेरे हिसाब से ये इसको डिस्कार्ड करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 57। और आउट ऑफ सिलेबस मैंने आपको बोला एक आध क्वेश्चन जो है, बट उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या करेंगे उस चीज का। क्वेश्चन नंबर 40 में ए और सी दोनों ऑप्शंस बन पाते हैं आंसर में, ठीक है ना। तो जिसने ए लिखा वो भी सही है, वो ज्यादा सही है, जिसने सी लिखा है वो भी किसी हद तक सही है। तो इसमें आप अभी देखो वो की में क्या डालते हैं आप, फिर उसके बाद देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हो डाल लें। बाकी मेरे हिसाब से ओके, आपको कुछ और लगेगा तो आप पूछ लेना। तो आउट ऑफ अगर मैं देखूंगा कि 30 क्वेश्चन में से मैं अगर देखूंगा तो इन्होंने जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करंट रेशो वाला 48, उसके बाद फिर 53, दो क्वेश्चन हो गए, और 57 ये गलत है। तो तीन चार क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ, या ऐसे बोले तो थोड़ा डेप्थ में पूछे। बट अगेन ठीक है, दो तीन क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछे, बाकी ओवरऑल तो ठीक ही है। ज्यादा मैं प्लस माइनस यहाँ पे फॉल्स टू वर्क नहीं बता दूंगा। बट अकाउंटेंसी में अगर आपके 22 20 प्लस प्लस माइनस 2 मार्क्स आ रहे हैं, 20 से 22 मार्क्स अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि टफ लगा होगा कि मैं अगर अब इसको कर पा रहा हूँ इस वजह से ही कि मैं सीए हूँ, मुझे बाकी सब चीजें पता है। तो ये एनपीएस ईपीएस वाला क्वेश्चन, एनपीएस सीसीटी वाला क्वेश्चन, ये किसी भी बच्चे से एक्सटर्नल क्लेम वाला क्वेश्चन भी शायद सबसे ठीक नहीं होंगे। तो अगर किसी बच्चे का एक जगह सही होगा, किसी का दूसरे जगह सही होगा, तो 25 से तो कम कम ही आ जाएंगे। तो 20 ± 3 में लेता हूँ यहाँ पे, +3 लेता हूँ, 20 to 23 अकाउंटेंसी में अगर आपके आ रहे हैं तो आपका मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर आ रहा है। अब बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैं जीके की बात करूंगा। जीके में अगर आपके 15+ आ रहे हैं तो ठीक स्कोर है। आतिफ, 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 जीके में अगर आपको 20+ आ रहे हैं तो ठीक आ रहा है। सॉरी 20 पूछे तो 15+ तो ठीक है। आतिफ फिकर वन। तो एंड देन कंप्यूटर में तौकीर सर का कहना है कि 6+ अगर आपको आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। मैथ स्टैटिस्टिक्स के फैकल्टीज ने हमें बोला था कि मतलब ओवरऑल ठीक ही है। तो मतलब नहीं, मैथ्स बोले थे फैकल्टीज की टफ आया था, एंड स्टैटिस भी फैकल्टीज का यही था, ठीक है मॉडरेट ही आया था। एंड सेम गोज विद जीके, ये सब चीजें। तो हमारी फैकल्टीज में जो बात हो रही है तो ±2 और 3 इन 85। तो 85 ± 2 के अराउंड में ओपन मेरिट का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी फैकल्टीज इनिशियली। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैड टू टेल अबाउट दिस पेपर। एंड काफी सर की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो अभी जो पेपर, टफ बोलो जो भी बोलो, इजी बोलो, वो सब बच्चों के लिए एक जैसा था। अनएक्सपेक्टेड था। मैं अपना अकाउंटेंसी की जहां तक मुझे नॉलेज है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं, बट ओवरऑल ठीक है यार। 30 में से अगर आपसे दो तीन ऊपर नीचे पूछो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट रियल नॉलेज आप देख रहे हो बच्चों के, द आंसर इज नो। आप जो रियल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी आप देखोगे तो आपने जर्नल का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट यस, दिस इज हाउ इट इज। टफ था, इजी था, सबके लिए था। ज्यादा इजी होता तो कट ऑफ हम बोलते हैं 95+ है, अब हम बोल रहे हैं कट ऑफ 95 प्लस माइनस में कुछ होगा। तो आप समझ लो, तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि ये टफ था पेपर। कुछ सब्जेक्ट को लेके, अकाउंटेंसी, मैथ्स, और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज पेपर। आपको कुछ और भी लगता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट पार्ट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।